बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है केमिकल इफ़ेक्ट। हमने पिछली वीडियो में हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया और मैंने आपसे कहा कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन जो केमिकल इफ़ेक्ट है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये आपको सेपरेट वीडियो में समझा रहा हूँ। अब बेटे ये केमिकल इफ़ेक्ट को ना इस तरह से आपने याद रखना है। ये मैं आपको हेल्पिंग बुक से करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें हेडिंग्स बनी हुई आपको मिल जाएंगी, तो लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा एक पैटर्न आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इसमें बेटे आपने याद रखना है कि हमारे पास कुछ सोल्यूशंस ऐसे हैं जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम लोग गंधक का तेज़ाब कहते हैं, और कॉपर सल्फेट CuSO4। ये बेटे कॉपर सल्फेट का फार्मूला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। इनमें से जब हम लोग करंट को पास करवाते हैं तो ये क्या करते हैं जी, इनमें से करंट पास कर सकता है। और जब बेटे इनमें से करंट पास करता है तो इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम केमिकल चेंजेस का नाम देते हैं। यही जो केमिकल रिएक्शंस हैं, यही जो केमिकल चेंजेस होती हैं, यही हमारे पास करंट का केमिकल इफ़ेक्ट कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है कि जिसमें आप इन सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के इनमें केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस को करवाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। अब बेटा किसी एक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोलिसिस की अमाउंट क्या होगी, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है या जो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितनी चेंजेस होंगी, वो ज़्यादा होंगी या कम होगी, ये भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस की एक जितनी अमाउंट लूँ, अलग अलग एक जितनी अमाउंट लूँ और इन दोनों में से सेम करंट को पास करवाऊँ, तो दोनों में जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों जो एसिड्स हैं, दोनों जो सॉल्यूशंस हैं उनकी नेचर डिफरेंट है। तो पहली बात मैंने आपसे कही कि जो इलेक्ट्रोलिसिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है या जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। और नंबर टू, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट। मतलब अगर आप सॉल्यूशन में से ज़्यादा करंट को पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ज़्यादा होगा, केमिकल चेंजेस ज़्यादा होंगे। अगर आप कम करंट को पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कम होगा, केमिकल चेंजेस कम होंगे। अब बच्चों ये जो हमारे पास केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल इफ़ेक्ट जो है करंट का, यही जो केमिकल चेंजेस होती है इन्हीं को हम नाम देते हैं जी केमिकल इफ़ेक्ट का। अब इनसे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले देखें जी, हमारे पास डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोलाइट की। ये वो सोल्यूशन है जिसमें से आप करंट को पास करवा रहे हैं जो करंट को कंडक्ट कर सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये करंट को पास करवा रहा होता है। दूसरे नंबर पे जी इलेक्ट्रोड्स। ये अगर आप बेटा डायग्राम देखें ना तो ये मेरे पास एक वेसल है, इसके अंदर ये यहाँ पे मैंने CuSO4 लिया हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ये कॉपर सल्फेट मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस सोल्यूशन के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को एंटर करने और इससे करंट को बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे दो लीड्स की, दो रॉड्स की, आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मुझे दो कनेक्शंस की ज़रूरत होती है कि एक कनेक्शन के थ्रू करंट इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर हो सके और दूसरे सोल्यूशन के थ्रू जो है वो करंट उससे, या दूसरे कनेक्शन के थ्रू जो करंट है वो यहाँ से बाहर निकल सके। तो फिर उसने इलेक्ट्रोलाइट हमें बता दिया जी वो मटेरियल जो कि वायर, रॉड या प्लेट की सूरत में हो सकता है कि जिनके थ्रू करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में एंटर भी होगा और यहाँ से बाहर भी निकल रहा होगा, उन्हें हम नाम देंगे इलेक्ट्रोड्स का। तो ये दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, आपकी बुक में भी डायग्राम बनी है। अब ये वाला इलेक्ट्रोड बेटे जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, ये एमीटर लगा हुआ है रास्ते में करंट को मेजर करने के लिए। वो इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है उसे हम नाम दे देते हैं एनोड का। और ये बात याद रखिएगा कि एनोड चूँकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ता है तो एनोड चला जाता है हाई पोटेंशियल पे, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। और वो इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है उसे हम लोग नाम दे देते हैं कैथोड का। अब चूँकि कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कैथोड के ऊपर क्या होगा, लो पोटेंशियल या नेगेटिव चार्ज होगा। और ये बच्चों जो कंटेनर है, ये जो सिलेंडर है जिसके अंदर आपने ये इलेक्ट्रोड्स को और इलेक्ट्रोलाइट को रखा हुआ है, इस कंटेनर को, इस सिलेंडर को हम लोग नाम देते हैं जी वोल्टामीटर का। द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड्स एंड द लिक्विड इज कॉल्ड वोल्टामीटर। अब ये इसकी वर्किंग उसने हमें कैसे समझाई है जी, वर्किंग इसकी बड़ी आसान है। वो कहता है कि आप फ़र्ज़ करें ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया
और इसके अंदर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। डाइल्यूट का मतलब कि हमने इसके अंदर पानी को मिक्स करके इसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा सा कम किया हुआ है। और कॉपर के बने हुए दोनों इलेक्ट्रोड्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कॉपर भी प्योर हमारे पास कंडक्टर है। अब बेटे जब हम इनको जो है वो बैटरी के साथ जोड़ेंगे ना, इसमें से कंडक्ट करवाएंगे, तो कॉपर सल्फेट ये कॉपर और सल्फेट के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ जी, जो रिएक्शन होगा CuSO4 जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये कॉपर और सल्फेट के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कॉपर के ऊपर मैंने प्लस के 2 साइन डाले हैं, +2 जिसे बोलते हैं, इसका मतलब कॉपर का आयन पॉजिटिव आयन है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुके हैं। और सल्फेट, इसके ऊपर मैंने 2 नेगेटिव के साइन डाले हैं जिसका मतलब सल्फेट या SO4-2। तो ये जो आयन है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कॉपर के एटम से, वो सल्फेट के एटम में एंटर होकर इसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर दें। तो इस सोल्यूशन के अंदर कॉपर और सल्फेट के आयन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब बेटा ये जो कॉपर के आयन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, डेफिनेटली ये अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि कॉपर के आयन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो कैथोड है ये चूँकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो कॉपर के आयन्स इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब चूँकि कैथोड के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो जैसे ही कॉपर का आयन कैथोड के पास पहुँचेगा, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो कॉपर के एटम में कन्वर्ट होके वो यहाँ पे इस कैथोड के ऊपर स्टिक हो जाएगा, मतलब इसके साथ चिपक जाएगा। तो फिर होगा क्या बच्चों के इस सोल्यूशन के अंदर जितने कॉपर के आयन्स होंगे पॉजिटिव आयन्स, वो कैथोड के लो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कैथोड के पास जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके खुद को एटम्स में कन्वर्ट करके कैथोड की सरफेस के ऊपर चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि जी आहिस्ता आहिस्ता कैथोड की सरफेस के ऊपर कॉपर के एटम्स की एक लेयर चढ़ रही है। अब बच्चों जिस वक्त कॉपर के आयन्स टूवर्ड्स द कैथोड मूव कर रहे हैं, एग्जैक्ट उसी वक्त सल्फेट के आयन्स टूवर्ड्स द एनोड मूव कर रहे हैं, क्योंकि सल्फेट का नेगेटिव आयन है और उसने एनोड की तरफ मूव करना है, क्योंकि एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होने की वजह से ये हाई पोटेंशियल पे है। अब जैसे ही सल्फेट का आयन एनोड के करीब आएगा, एनोड बना हुआ है कॉपर का, तो अब जैसे ही सल्फेट का आयन एनोड के करीब आएगा, एनोड के मतलब कॉपर के एटम के करीब आएगा, तो सल्फेट अपने नेगेटिव आयन के उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से कॉपर के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा, जो यहाँ से होते हुए इधर कैथोड पे आएंगे। कैथोड के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से कॉपर के एटम से निकल के आ रहे हैं। तो सल्फेट का आयन कॉपर के एटम को कॉपर के आयन में कन्वर्ट करेगा और कॉपर के आयन में कन्वर्ट करके यहाँ से जी आपको नज़र आ रहा है कि सल्फेट का जो आयन है वो कॉपर के एटम को कॉपर के आयन में कन्वर्ट करके उसके साथ मिलेगा और कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल बना के वापस सॉल्यूशन के अंदर शामिल हो जाएगा। तो बच्चों फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि जी यहाँ से तो हमारा जो एनोड है वो डिज़ोल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कॉपर के एटम्स बाहर निकल रहे हैं और जितने कॉपर के एटम्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो तमाम एटम्स यहाँ पे कैथोड के ऊपर आके स्टिक कर रहे हैं। तो कैथोड के ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ रही है, जबकि ये वाला एनोड हमारा ख़त्म होता जा रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। इवन कुछ देर के बाद हमें ये जो है वो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एनोड ख़त्म हो चुका होगा। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल इधर गया था सल्फेट ने इधर, जो आयन इधर गया था सल्फेट ने इधर आके कॉपर को आयन में कन्वर्ट करके दोबारा फिर उसके साथ मिलके कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल बना के वापस उसको नीचे ले आया। तो सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स रहेगी। अब ये जो प्रोसेस है कि जी जिसमें कैथोड की सरफेस के ऊपर एक लेयर कोट हो रही होती है, इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन भी आपके पास लिखी हुई है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक चीप मेटल के ऊपर एक एक्सपेंसिव मेटल की लेयर जो है वो कोट की जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जी पीतल के ऊपर या तांबे के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कहलाता है। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आप लोगों की असाइनमेंट भी यही है कि आपने ये जो टॉपिक है पूरा ये तैयार करके लिख के मुझे पिक्चर्स इसकी सेंड करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।